नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है वेस्ट्रो में, जहां हम सीखते हैं समझते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। मेरा नाम है विश्वजीत और आज हम समझेंगे चंद्रमा को। देखो, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लगन और राशि में क्या फ़र्क है ना, चंद्र राशि में और लगन राशि में क्या फ़र्क है। तो वहाँ हमने सीखा था कि चंद्र राशि डिफाइन करती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होता है, किस पे डिपेंड करेगा, है ना। चंद्र राशि आपके व्यक्तित्व को आपको डिफाइन करती है। तो चंद्रमा जो है जिस भी भाव में बैठता है और जिस भी राशि में होता है वो बताएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है। अच्छा भाव हुआ, अच्छी राशि हुई तो उसके परिणाम अच्छे होते जाएंगे, है ना, चंद्रमा के। और इसी से पता लगेगा कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग है या वीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर चंद्रमा का फल जो है डिपेंड करेगा कि वो किस भाव में है और किस राशि में है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हर भाव अच्छे हों, है ना, पर ये भी तो बात है कि कोई भी भाव पूरी तरह बुरा भी नहीं है। तो हर राशि और हर भाव में जो है, हर हाउस में उसके अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने एक चैलेंजेस हैं जो इंसान को पार करने पड़ते हैं उस भाव और उस राशि के अच्छे फल लेने से पहले। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई भी प्लैनेट या चंद्रमा की बात हो रही है, तो जब भी चंद्रमा किसी भाव में या राशि में होता है तो वो पहले उसके बुरे कैरेक्टरिस्टिक को अपनाता है, क्योंकि इंसान समझदार हमेशा से नहीं होता, उसको सीखना पड़ता है। और संसार जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो नेगेटिव ज़्यादा होता है ना। मान लीजिए कि आपकी पृष्ठभूमि बद से बदतर है ना, तो वो आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाएगी। आप चॉइसेस जो है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी ग्रह या चंद्रमा का फल डिपेंड करेगा कि वो जिस भाव में बैठा है उसके आपने अच्छे गुणों को पसंद किया है या बुरों को पसंद किया है। आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि उसके भाव, उसका फल कैसा होगा। मतलब ये पूरी तरह आप पे निर्भर कर रहा है कि आप अच्छे लोगे फल या बुरे लोगे। और संभावना ज्यादा ये होती है कि आप नेगेटिव फल को ज्यादा प्रेफर करोगे हमेशा। ये चीजें बढ़ जाएंगी, ये प्रायोरिटीज नेगेटिव की तरफ जो झुकाव है हमारा, वो बढ़ जाएगा जब हमारी पृष्ठभूमि पहले से नेगेटिव हो। अब किसी के घर का वातावरण एग्रेसिव है, अशांत है ना, उसके जीवन में हालात ही ऐसे हैं कि उससे वो शांत नहीं रह सकता, उसको एग्रेशन दिखाना ही पड़ता है, उसको इन्वॉल्वमेंट दिखाना ही पड़ता है, उसको लोगों से उलझना ही पड़ता है। तो वो उन भावों का, चंद्रमा के हाउस और राशि का, वो अच्छे में यूज नहीं कर सकता। उसको मजबूरन नेगेटिव वे उन चीज़ों का, उन भावों का चूज करना पड़ता ताकि वो उनसे लड़ सके। और ये एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत अच्छी बात है कि हर हाउस और हर राशि की अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। सही जगह उनका चुनाव करना, नेगेटिव को नेगेटिव परिस्थितियों में, पॉजिटिव को पॉजिटिव परिस्थितियों में, उसका चुनाव करना हमारे हक में। तो मान लीजिए किसी की पृष्ठभूमि खराब है और वो इन क्वालिटीज़ को, नेगेटिव क्वालिटीज़ को अपने आप चूज करता है, गुस्से की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, है ना, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से। तो क्या होगा कि एक समय के बाद वो चीज़ें इनटॉलरेबल हो जाएंगी, वो आपके कर्मा पे
इफ़ेक्ट डालने लग जाएंगी, है ना। शुरू में तो ये हो सकता है कि नहीं, चलो बच्चा है, सीख रहा है, सीख जाएगा और सही चूज कर लेगा, या इसकी परिस्थिति अभी ऐसी है, ठीक हो जाएगी तो ये अच्छी गुण भी अपना लेगा। पर ट्रैक से लाइन जो है, पटरी से ट्रेन जब उतरती है, जब इंसान उसमें स्थिर हो जाता है ना। और ऐसा जब होता है जब इंसान का बचपन जो है ना, वो लॉन्ग बचपन, है ना, बचपन का ज़्यादातर जब समय जो है नेगेटिविटी में बीते, तब चंद्रमा जो है, मतलब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है चंद्रमा, वो परमानेंट हो जाएगा। समझिए इस बात को, मतलब आपका बचपन जो है वो किस पे डिपेंड है? आपके चंद्रमा पे डिपेंडेंट है। आपका बचपन भी आपके चंद्रमा पे डिपेंडेंट है। तो अगर किसी का चंद्रमा बचपन में नेगेटिव असर दे रहा है, कोई भी नेगेटिव कारणों की वजह से, है ना, तो और वो लंबे समय तक है, तो आपके नेचर में आ जाएगा और वही गुण आपके परमानेंट हो जाएंगे। तो चंद्रमा उसके बाद, बचपन के बाद, वो नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाएगा, है ना। ये मतलब ये ऐसा है कि आपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में कुछ जंगलीपना अपनाया, नेगेटिव चीजें अपनाई सर्वाइवल के लिए, और उसके रिटर्न में आपने क्या करा, उसको परमानेंट कर लिया कि हाँ मैं तो अब तो मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है, मैं तो भाई ऐसा ही व्यक्ति हूँ, मैं तो ऐसे ही बिहेव करता हूँ। तब वो आपने उस भाव के, उस राशि के नेगेटिव चीज़ों को अपना लिया है, इसका मतलब फिर वो नेगेटिव असर देगा, नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, है ना। और मान लीजिए आपने पूरी परिस्थितियां होने के बाद भी उनके, मतलब सही समय आने पे आपने उनके सही समय और सही परिस्थिति का चुनाव करते हुए आपने अच्छे भावों की तरफ, अच्छे गुणों की तरफ आप मुड़ गए, नेगेटिविटी को आपने छोड़ दिया, है ना। भावों की अच्छाइयों को आपने फिर चुना। आप समझ गए कि मैं जो था अब तक वो मेरी मजबूरी थी, ऐसा मैं नहीं। तब बिल्कुल चीजें सही हो जाएंगी। पर ये लैक ऑफ ब्लेसिंग है कि कुछ लोगों का जीवन जो है, बच्चों का जीवन वापस से ट्रैक पे नहीं आ पाता है ना। उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती, उनको वो इंटेलेक्ट नहीं मिल पाता, और वो एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ फिर जीते हैं, क्योंकि माइंडसेट हमारा चंद्र है। अब चंद्रमा जो है ना, ये बात जो है ना, प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स पे लगभग डिपेंड करेगी, यही बात चलेगी सब प्लैनेट पे। पर चंद्रमा का रोल क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल सही बात है कि इंसान का बचपन डिसाइड करेगा कि उसका भविष्य क्या होगा। चंद्रमा बचपन है आपका, और आप किसी चीज़ की अच्छाई पहले लोगे या बुराई पहले लोगे। किसी व्यक्ति से आप मिलते हो, आपको उसकी अच्छाई पहले दिख रही है या बुराई पहले दिख रही है। आप अपने जीवन को जी रहे हो, आप उसमें अच्छाई ढूंढ रहे हो या बुराई ढूंढ रहे हो, वो सब आपके चंद्रमा पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि आपका सारा सुख आपके चंद्रमा पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी परिस्थिति आएगी आपके सामने, अच्छी से अच्छी, आप उसका कैसे सामना करोगे वो आपके चंद्रमा पर डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो? मतलब चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो बुरे से बुरे परिस्थितियों को, जो कि बुरे से बुरे योगों से पैदा हो सकता है, उनमें से अच्छा चीज निकालने की कोशिश करता है, और उसमें वो समर्थ है। तात्पर्य ये है कि इंसान की मानसिकता सही हो, पॉजिटिव हो, तो इंसान हर मुश्किल का सामना हंसते हुए कर सकता है। उसे अनुभव ही नहीं होगा कि वो कितने बड़े मुश्किल से गुजरा है। तो मैं कहूँगा ये बात, मैं यही कहता हूँ कि चंद्रमा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। चंद्रमा हमारा
रिश्तों में, हमारे रिश्तों में हमारी माता का भी रिप्रेजेंटेशन करता है। और देखा जाए तो अगर किसी को अपनी माता का सुख अच्छा है, किसी की माता अच्छी हैं, उसके लिए हितकारी हैं, तो वो सूर्य की कमी को भी पूरा कर देगी। मतलब चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके कुंडली को मैक्सिमाइज यूज करने में सहायक है। कुंडली में अच्छे योग भी होंगे, बुरे भी होंगे। किसी का चंद्रमा अच्छा है तो वो अच्छों का यूज नहीं कर पाएगा, अच्छों का भी यूज नहीं कर पाएगा, उसको वहां पे भी कमी दिखाई देगी, वो मौका गवा देगा। बुरा है तो वो उससे बच नहीं पाएगा, उससे गुजर नहीं पाएगा, उसके चपेट में जल्दी आ जाएगा, है ना। तो चंद्रमा का सबसे पहले कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो चंद्रमा हमारी माता है, तो जिन्हें अपनी माता का सुख प्राप्त होता है ना, वो इंसान मजबूत भी होते हैं, वो इंसान आबाद भी होते हैं, खुश भी होते हैं। आशीर्वाद माता का बहुत जरूरी है। ये इसी तरह से है जैसे एक जादू। चंद्रमा अगर अच्छा हो तो ये आपके जीवन में एक जादू की तरह है। मतलब आपने कुछ व्यक्ति अपने समाज में ऐसे देखे होंगे जिनको आप इस तरह से जाने कि यार ये अच्छा व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर यार ये कुछ कर जाता है, ये कुछ साबित करके ही दिखा देता है, ये हार नहीं मानता। तो ये जो मैजिक है ना उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनैलिटी में, यार ये इसने कुछ करके दिखा दिया यार, था तो ये आम आदमी यार, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये जो मैजिक का जो एलिमेंट होता है ना कुंडली के अंदर, ये मैजिक जो है ना, ये इसकी पावर सबसे ज़्यादा जो है चंद्रमा के पास है। लाइफ में मैजिक अगर आपको चाहिए ना, तो आपको अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप देखिए बड़े से बड़े जो लोग हैं, जो छोटे से छोटे तबके से निकले हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी माता का पूर्ण सम्मान किया। उनकी माताएं स्वस्थ थी, उनकी माताएं उनके लिए हमेशा हितकारी थी, है ना। मतलब उनका चंद्रमा हमेशा से अच्छा था। अगर आपको जानना है कि आपका ग्रह अच्छा है या नहीं, तो आप देखिए कि उस ग्रह से संबंधित रिश्ते आपके कैसे हैं। आपको एक पूरा दर्पण दिखाई दे जाएगा उसके अंदर, भावों का भी और राशि का भी। तो वो सफल लोग वो होते हैं जिनकी लाइफ में मैजिक होता है, और वो मैजिक चंद्रमा की वजह से होता है, उनकी माता के आशीर्वाद की वजह से होता है। चंद्रमा हमारा मन भी है। तो आप देखना, जिन भी लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है, जो सफल हो जाते हैं, फिर सफल होने वाले होते हैं, अभी नहीं हुए, पर उनके आपने देखना मन के अंदर दृढ़ता होगी आपकी, उनका मन स्थिर होगा, उनका मन चंचल नहीं होगा, उनका मन ऐसे होगा कि आप उन्हें धमकाओ और वो हंस के आपके सामने से निकल जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, वो माइंड ही नहीं करेंगे, वो घबराते ही नहीं हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हैं। वो एकदम स्टेबल लोग होते हैं। जिसका चंद्रमा स्ट्रांग है, वह व्यक्ति एकदम स्ट्रेट पाथ पे चलता है। स्ट्रेट पाथ का मतलब ये है कि वो रुकता नहीं है, वो सिर्फ आगे बढ़ता है, जिसे कहते हैं बाज की आंख। वो उस तरह से बढ़ता है, सीधा अपने लक्ष्य पे। बीच में वो किसी से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि उसका मन स्ट्रांग है, वो किसी से विचलित ही नहीं होगा, उसके मन पे किसी का प्रभाव आएगा ही नहीं।
प्रभाव नहीं आएगा तो वो अपने लक्ष्य पे अड़िग रहेगा। तो ये तो कुछ बातें थी चंद्रमा से रिलेटेड, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई। अब देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, है ना। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, तो चलो इसी पर बात कर लेते हैं। देखिए, सावन के महीने में हम मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? हम देते हैं शिव जी को देते हैं। शिव जी के पास एक बहुत स्पेशल चीज है कि उनके सर पे चंद्रमा विराजमान रहते हैं। यानी शिव जी पावर दे रहे हैं, सपोर्ट करते हैं किसको? चंद्रमा को, उसके क्षय से। कथा है एक कि चंद्रमा एक बार बीमार हो गए थे एक श्राप की वजह से। उनके ससुर जी जो थे चंद्रमा के, उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया था कि आप जो है पार्शलिटी करते हो, बाकी अपनी सारी पत्नियों के प्रति पार्शलिटी करते हो और सिर्फ एक से ही आप पूर्णतः प्रेम करते हो, है ना। तो उनके ससुर जी का नाम आई गेस मेरे को याद करना पड़ेगा, उनका नाम था प्रजापति दक्ष। तो उनका क्या था कि उनके जो नक्षत्र जो होते हैं हमारे 27 नक्षत्र, तो वही जो हैं उनकी बेटियां थी और 27 से उनकी शादी हुई सभी से। और उनमें से एक थी रोहिणी। तो रोहिणी से उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। वृषभ राशि का नक्षत्र है रोहिणी, वहां पे वो बहुत खुश रहते हैं। चंद्रमा एग्जॉल्ट हो जाता है रोहिणी में, तो रोहिणी में उनका प्रेम बहुत ज्यादा होता था। तो ये देख के प्रजापति दक्ष ने कि आप सबसे समान व्यवहार नहीं करते, उनको क्षय रोग दे दिया था। फिर शिवजी ने उन्हें अपने सर पे धारण किया क्योंकि उनका स्थिर रहना बहुत जरूरी था। तो यानी कि इस कथा से पता चलता है कि चंद्रमा को सपोर्ट देते हैं शिव जी। ठीक है, तो उपाय नंबर 1 तो यही है कि अगर आप शिव जी का ध्यान लगाएं, शिव सहस्त्र नाम पढ़ें, शिव जी का अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं उन्हें, तो आपका चंद्रमा बली होगा। और अगर आप ध्यान इस तरह से करें कि चंद्रमा जो है शिव जी ने धारण कर रखा है उस फेस के साथ, उनके उस फेस के साथ धारण करा हुआ है उन्होंने, उस फेस में आप उनका ध्यान लगाएं, उनको मेडिटेट करें, तो ये और ज़्यादा फल देगा। अब देखिए, सावन के महीने में ही ये पूजाएं शुरू की होती हैं। शिव जी का इम्पोर्टेंस सावन में ही ज़्यादा क्यों हो जाता है ना। इसका एक इम्पोर्टेंस हम इसको यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि चंद्रमा जो है हमारा कौन सा तत्व है? जल तत्व है, पानी के जैसा है, एक शेप में नहीं रहता। ये इसकी प्रकृति है, एक शेप में नहीं रहता है। जिस भी पात्र में डालो उसी में वैसा ही हो जाता है ना। और ये हमेशा कीप फ्लोइंग है, रुकता नहीं, चंचल है मतलब। तो ये जल तत्व में आता है और सावन के महीने में जल ईश्वरी देन होती है। ये ईश्वर से आकाश से बरसता है जल, है ना, वर्षा होती। तो अगर दूसरा उपाय, अगर आप सावन के बारिश के जल को इकट्ठा करें हर साल, या जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे इकट्ठा करने की जरूरत है वापस से, तब इकट्ठा करके उसे किसी कांच की बोतल में रख लें, है ना। तो ये आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपने जल तत्व को बहने नहीं दिया, आपने उसको थाम लिया। जल तत्व आपका चंद्रमा है, तो ये आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा। देखो, जब भी हम घबराए हुए होते हैं ना, हम पानी पीते हैं क्योंकि हम जल तत्व को ग्रहण करना चाहते हैं, है ना, ताकि हमारा मन स्ट्रॉन्ग हो। और कहते हैं कि
पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन इंसान के मन पे उसका बहुत फर्क पड़ता है। पूर्णिमा में इंसान रोमांटिक होता है, उसमें प्रेम उत्पन्न होता है ना। तो चंद्रमा का जब असर बढ़ता है ना, तब इंसान के मन पे फर्क पड़ता है। और आपने देखा होगा कि चंद्रमा से प्रभावित जो होता है सबसे ज्यादा जल तत्व होता है। हम भी जल तत्व के बने हैं, और इसलिए अगर जल तत्व को जो वैसे ही ईश्वर की तरफ से आ रहा है उसको इकट्ठा करके रखा जाएगा तो वो आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम करेगा। और प्रैक्टिकली भी इसका उल्लेख जो है लाल किताब में मिलता है कि अगर किसी का चंद्रमा कमज़ोर हो तो वो बारिश के जल को इकट्ठा करे ताकि चंद्रमा से रेजोनेंस बढ़े, उसकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ईश्वरीय जो आशीर्वाद है सावन का वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो एक तो शिव जी का उपाय हो गया, एक जल से उपाय हो गया। और अगर आप अगर सावन नहीं है अगर आप अभी, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर लाते हैं, कोई भी आपके पास बोतलें हैं, तो आप हर 2-3 दिन में उन्हें पानी से भर के, साफ पानी से भर के थोड़ा सा ऊंचाई पे रख दीजिए, है ना। वैसे तो कहते हैं कि छत पे रखना चाहिए ये पानी, पर थोड़ा सा ऊंचाई पे रख दीजिए, जैसे दरवाजे के ऊपर रख दिया, है ना। इससे क्या होगा, वही बारिश का पानी ना सही, नॉर्मल पानी सही, है ना। तो नॉर्मल पानी से भी ये उपाय किया जा सकता है। तो चंद्रमा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आपका। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी कुंडली रेक्टिफाई करनी है, कि आपको करना ही है कि मुझे मेरे सारे ग्रह ठीक करने, तो पहले चंद्रमा को ठीक कीजिए, अपने मन को ठीक कीजिए, मन को निश्चल कीजिए, मन को सरल कीजिए। चंद्रमा एग्जॉल्टेड मोस्ट पावरफुल वहाँ उस राशि में होता है जहाँ पे सरलता है, वहाँ उस नक्षत्र में होता है जहाँ पे सुंदरता है। समझ रहे हो। टॉरस यानी कि वृषभ राशि जो है ना, वो सरलता की राशि है। बैल है और हर बैल, हर गाय सरल होती है, उसमें कोई पाप नहीं होता है। और ये नंदी का वाहन, नंदी जो है शिव जी का वाहन है। नंदी कितने सरल थे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने प्रभु का जो है उन्हें आदर चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनका सेवा उन्हें करना है, बस यही उनका जीवन का उद्देश्य है। वो बिल्कुल सरल हैं, उन्हें कोई पाप नहीं। तो सरलता जहाँ है ना, वहीं पे चंद्रमा आपका एग्जॉल्ट होगा। तो अगर आप ये सोचें कि आप हर चीज करने के बाद आप चाहे आप कोई कुटिलता कर लेंगे, अपने मन के अंदर द्वेष, पाप, घृणा भर लेंगे, तो आपका चंद्रमा कभी भी पावरफुल नहीं होगा, ये हमेशा वीक ही रहेगा, हमेशा अपने गंदे बुरे प्रभाव ही देगा। क्योंकि चंद्रमा का ऐसा नेचर है ही नहीं कि वो ऐसे गंदे गुणों के साथ अच्छा बिहेव कर सके, है ना। पानी तो स्वच्छ ही चाहिए, साफ ही चाहिए। गंदे पानी से काम कैसे चला सकते हो आप? आपको भी तो साफ पानी चाहिए ना। तो चंद्रमा पानी है, साफ पानी, साफ तालाब में ही पानी, जल जो है वो सुरक्षित रहता है, और स्वच्छ जल का ही कोई उपयोग हो सकता है। इसलिए अपने मन से कुप्रभाव जो है ना, वो आप हटा लेंगे, हर अवगुण आप मन से हटा लेंगे, साफ कर लेंगे उसे, तो चंद्रमा मैक्सिमाइज रूप से यूज करेगा, तो आपके लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा।
ठीक है। तो ये था वीडियो चंद्रमा के ऊपर, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने हर एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ कवर कर ली है। बाकी अगर कोई लोग ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर लोग, जिनको ये पता करना है कि इस भाव में इसका क्या रिजल्ट है, इस भाव में इसका क्या रिजल्ट है, देखिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उस भाव में उस राशि का, उस ग्रह का असर क्या है। फिर क्यों रिपीट करना उसको? आपको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। लोग तो बोल देंगे इससे लोग करोड़पति होते हैं, आप तो हुए नहीं। आप कैसे हो सकते हो? आप तो करने से हो सकते हो। तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, अब करिए, ठीक है। तो चंद्रमा का अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो मान लिया जा सकता है कि आपका ये चंद्रमा, अगर पूरी तरह से वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो माना जा सकता है कि आपका चंद्रमा अब रेक्टिफाई हो चुका है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम और किसी ग्रह की बात करेंगे और उसका जो है पूर्ण विश्लेषण करके उसका हम बेहतरीन से बेहतरीन इलाज ढूंढेंगे। देखिए मैं भी पहले चंद्रमा की अंगूठी पहनता था चंद्रमा को ठीक करने के लिए, पर फिर मैंने जब रिसर्च की और उसको मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया तो मुझे उस अंगूठी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। समझिए इस बात को। कोई भी कॉन्टेम्परेरी रेमेडी एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। जीवन में आपके परिवर्तन, परमानेंट परिवर्तन और ग्रहों में परमानेंट परिवर्तन जब आएगा, जब आप अपने आप में परिवर्तन करेंगे। तो सरल बनिए, भोले बनिए। भोले ही जो हैं शिव जी को बहुत पसंद है, कुटिल लोग पसंद नहीं है। भोले बनिए, तभी शिव जी आपको अपने मस्तक पे धारण करेंगे, ठीक है। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।